हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, तो आपको ये बात ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पर देखो हम क्या पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। एंड आज का जो टॉपिक होता है कंफर्म ये आपको 4 नंबर दे करके जाने वाला है, ठीक है ना, क्योंकि ये फेवरेट क्वेश्चन होता है। यहाँ से आपके काफ़ी सारे म्यूटेशन केस होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो हम पढ़ेंगे कि आपका जीन एक्सप्रेशन होता क्या है, फिर इसके बाद कौन कौन से इसमें मॉडल पाए जाते हैं एंड किस प्रकार से हम उनमें रेगुलेशन करते हैं, हम रेगुलेशन ही क्यों करते हैं, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट जीन एक्सप्रेशन की आपकी कम से कम याद रख लेना 10 से 12 क्लास जाने वाली हैं। अब ये जो 10 से 12 क्लास आपकी जाएंगी इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या, तो आप रोड मैप एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि स्टार्टिंग की 2 से 3 क्लास जो रहेंगी वे आपकी बिल्कुल बेसिक होने वाली है। बेसिक क्या कैसे होगी कि हम उसमें पढ़ेंगे कि आपका जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। आपके उसमें स्ट्रक्चरल जीन पाई जाती हैं, स्ट्रक्चरल जीन क्या काम करते हैं, ओप्रोन पाया जाता है, ओप्रोन क्या काम करता है, प्रोमोटर क्या काम करता है। इसी के साथ साथ आपका जो है रेगुलेटरी जीन क्या काम करता है, एक्टिवेशन क्या होता है, रिप्रेसर क्या होता है, इंड्यूसिबल ओप्रोन क्या होता है, रिप्रेसिबल ओप्रोन क्या होता है, ओप्रोन किसको बोलते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों हम देखेंगे कि आपका नेगेटिव कंट्रोल कहाँ पर यूज होता है, कब हम नेगेटिव कंट्रोल बोलेंगे किसी भी आपके जो है वो मेथड को, या फिर किसी भी मॉडल को हम किस प्रकार से पॉजिटिव कंट्रोल बोल सकते हैं। तो ये आपकी हम देखने वाले हैं जर्नल एक बेसिक क्लास, जिसमें आपको जो है टर्मिनोलॉजी के मतलब पता होने चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद हम चलेंगे जो आपके जीन एक्सप्रेशन के मॉडल होते हैं उन पे। जैसे कि आपसे पूछा जाता है लैक ओप्रोन के बारे में, लैक ओप्रोन के बारे में पढ़ेंगे, इसके म्यूटेशन केस पढ़ेंगे, इसमें इम्पोर्टेंट जो आपका एक डिप्लॉयड स्टेन कंडीशन आती है उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपके ऑलमोस्ट 7 से 8 केस म्यूटेशन के बनते हैं एंड ये आपके जो है इनमें से काफ़ी सारे CSIR में आपके ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, तो उनकी बात भी हम 1 बाय 1 करेंगे। फिर इसके बाद हम चलेंगे ट्रिप्टोफैन मॉडल पे, ठीक है ना। ट्रिप्टोफैन मॉडल पे जर्नल एक मॉडल देखेंगे कि किस प्रकार से जर्नल मॉडल होता है। फिर इसकी बात करेंगे हम म्यूटेशन केस की, तो इसमें भी आपके म्यूटेशन केस पाए जाते हैं, स्पेसिफिकली एटीन्यूएशन इसमें कंडीशन हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अरेबिनोज पाथवे की, ठीक है ना, अरेबिनोज मॉडल की। अरेबिनोज में स्पेसिफिकली जो आपका ABC मॉडल होता है उसको पढ़ेंगे। तो यानी कि जीन रेगुलेशन में हम बाल की खाल निकालने वाले हैं। आपकी ये कम से कम क्लास है, 10 से 12, इससे ज़्यादा क्लास भी हो सकती है। तो एक बार अगर आप जीन रेगुलेशन यहाँ से पढ़ लोगे, इसके बाद आपको कहीं से भी जीन रेगुलेशन या फिर जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको रोड मैप भी पता चल गया कि स्टार्टिंग की 2-3 क्लास जो रहेंगी वे आपकी बेसिक क्लास होने वाली है। तो इन बेसिक क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। आइए स्टार्ट करते हैं अपने जीन एक्सप्रेशन को, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हमें एक टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि भाई साहब जीन का मतलब क्या होता है, इस जीन का मतलब क्या होता है। तो आपके अनुसार इसकी डेफिनेशन कुछ और हो सकती है, तो आपके अनुसार जो डेफिनेशन है उसको वहीं पर छोड़ो। अब इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करो कि होता क्या है। कि मान लो ये आपका जो है मैं यहाँ पर DNA बना रहा हूँ एंड ये DNA आपका डबल स्टैंडर्ड DNA है। ये DNA कैसा है, डबल स्टैंडर्ड DNA है। अब इस डबल स्टैंडर्ड DNA पे इस DNA का कुछ पोर्शन ऐसा होता है, इसका कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिसमें कोई मैसेज छिपा हुआ रहता है, या तो फिर वो हेरिडेटरी यूनिट आपकी जो है हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर वो आपकी जो है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोई सा मैसेज हो सकता है। यानी कि इतना पोर्शन, ये जो इतना पोर्शन है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से, यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होता है बता चुका हूँ। यह ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आपका जो है RNA का निर्माण करता है।
ये आपका इतना पोर्शन जो है आरएनए का निर्माण करता है। आपको पता है कि आपके डीएनए के अंदर ऑलमोस्ट 99% जंक पार्ट पाया जाता है। 99% आपका जंक पार्ट पाया जाता है। केवल 1% पार्ट ही डीएनए में ऐसा होता है जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। एंड इसकी जो लोकेशन होती है वो आपकी अलग अलग जगह होती है। तो देखो डीएनए का वो पोर्शन, अब ध्यान से सुनो, डीएनए का वो पोर्शन जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए का निर्माण कर रहा है, जो आपका आरएनए का निर्माण कर रहा है, यानी कि डीएनए का वो पोर्शन जो आपका आरएनए का निर्माण कर रहा है, एक्चुअल में उसको ही हम जीन बोलते हैं। एंड ये जो जीन होते हैं ये लोकेटेड होते हैं आपके डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये कहाँ पर लोकेटेड होते हैं? तो ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो आई होप गाइज आपको अब जीन के बारे में पता लगा होगा कि एक लाइन में हम कह सकते हैं कि जीन आपका डीएनए पे प्रेजेंट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए का निर्माण करता है। तो ये जीन की एक्चुअल डेफिनेशन बन जाती है आपकी, ठीक है ना। इसके बाद देखो, आपको पता होगा कि जो आपका ह्यूमन होता है, यानी कि हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर अगर मैं बात करूँ कि आपके कितने जीन होते हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ह्यूमन के अंदर आपके ऑलमोस्ट 30 के, ठीक है ना, यानी कि नियर बाई 30 के जीन होते हैं। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोटिक्स की, यानी कि मैं बात करूँ अगर बैक्टीरिया की, आपको पता होगा प्रोकैरियोटिक्स में आपका क्या क्या आता है, आर्कियोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया आता है। तो बैक्टीरिया के अंदर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऑलमोस्ट 5K जीन होते हैं, 5K जीन आपके होते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा और बैक्टीरिया को आगे लेकर के चलूँ तो यहाँ पर केवल और केवल एक सिंगल कॉपी होती है डीएनए की, सिंगल कॉपी होती है डबल स्टैंडर्ड डीएनए की, इसलिए हम इसको हैप्लॉइड डीएनए के नाम से भी जानते हैं। इसका जो नेचर होता है वो होता है हैप्लॉइड सर्कुलर, ठीक है ना। जो बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है वो पाया जाता है हैप्लॉइड सर्कुलर। इस बात को याद रख लेना, क्या होता है, हैप्लॉइड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर। इतनी बात पता चली, बहुत ही अच्छी बात है। और अगर मैं अब थोड़ा सा एक स्टेप, मतलब एक नेक्स्ट स्टेप चलता हूँ, ठीक है ना। हालांकि मैं आपको ये जानकारी पहले भी दे चुका हूँ लेकिन माइंड में क्लिक किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो ह्यूमन होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ न्यूक्लियोटाइड की कि यहाँ पर कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो गाइज आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि यहाँ पर 6 बिलियन, कितने, 6 बिलियन बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है ना, ह्यूमन के अंदर। जबकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया के अंदर गाइज आपके कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो यहाँ पर याद रख लेना 4.6, यानी कि नियरली वैल्यू है 4.6 मिलियन बेस पेयर होते हैं, ठीक है ना, मिलियन बेस पेयर आपके पाए जाते हैं। तो ये आपका कुछ डाटा था जीन का जो कि आपको याद होना चाहिए। अब आपको यहाँ पर प्रॉपर डेफिनेशन पता चलेगी कि आपकी जीन की डेफिनेशन क्या होती है, किस में कितने जीन पाए जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि ह्यूमन के अंदर अगर मैं क्रोमोसोम्स की बात करूँ तो 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। 22 को हम ऑटोसोम्स के नाम से जानते हैं एंड 1 यानी कि 23 पेयर जो होता है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है ना। एंड सेक्स क्रोमोसोम्स में आपके एक्स एंड वाई, अगर मैं बात करूं आपका जो है मेल के अंदर तो वहाँ पर आपके एक्स एंड वाई पाए जाते हैं। अगर एक्स की बात करूं तो जब हमने क्रोमोसोम्स के ग्रुप पढ़ा था तो एक्स आपका सी ग्रुप पे पाया जाता है जबकि वाई आपका जी ग्रुप पे पाया जाता है। एंड आपको जब मैंने क्रोमोसोम्स के टाइप बताए थे तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपका मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक। तो ह्यूमन के अंदर ये पूछा जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम्स का कौन सा टाइप नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है जो इसका टीलोसोम्स होता है, सॉरी टीलोसेंट्रिक होता है, टीलोसेंट्रिक ह्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। एंड गाइज आपसे ये भी पूछा जाता है कि एक्स जो होता है वो आपका एक्रोसेंट्रिक होता है या फिर सब मेटासेंट्रिक होता है। इसी प्रकार से वाई में भी पूछा जाता है कि ये आपका एक्रोसेंट्रिक होता है या फिर आपका बाईसेंट्रिक होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई होप आपके समझ में अब जीन आया होगा। इतनी बात समझ में आई है, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, ठीक है।
तो देखो अब हम पढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे जीन एक्सप्रेशन की, ठीक है ना। अब हम बात किसकी करेंगे, जीन एक्सप्रेशन की बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैं पिछले काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ तो गला जो है बिल्कुल सूख गया है, ठीक है। चलो वो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर देखो कि आपका स्टार्टिंग में क्या है, आपको पता है कि डीएनए आप सभी के सेल में होता है। डीएनए अगर खुद को रेप्लिकेट करे, डीएनए खुद को रेप्लिकेट करे तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस। उसको क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन प्रोसेस बोला जाता है। अब इसके बाद देखो दोस्तों, आपकी दो प्रकार की सेल होती हैं, एक यूकैरियोटिक सेल एंड दूसरी होती है आपकी प्राकैरियोटिक सेल, दूसरी होती है आपकी प्राकैरियोटिक सेल, ठीक है ना, आपको पता है। तो यहाँ पर मैं यूकैरियोटिक सेल को लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि यूकैरियोटिक सेल आपकी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, प्राकैरियोटिक सेल आपकी थोड़ी ईजी होती है। तो बाद में आपको प्राकैरियोटिक सेल आराम से समझ में आ जाएगी, पहले आप यूकैरियोटिक सेल को समझो। तो अब क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में जो आपका डीएनए होता है, डीएनए के बाद आपका जो है एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो डीएनए होता है, यहाँ पर आपको प्री आरएनए देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, प्री आरएनए देखने को मिलता है, मैच्योर आरएनए देखने को नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि इस आरएनए में आपके इंट्रोन एंड एक्सोन वाले पार्ट होते हैं, इंट्रोन एंड एक्सोन वाले पार्ट आपके होते हैं। तो आपको इतनी बात याद रखनी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसको जो है वो मॉडिफाई किया जाएगा, जिसको हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि आपका कैपिंग होती है, पॉलीएडिनाइलेशन होती है, स्प्लाइसिंग होती है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि किस प्रकार से हम क्या चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको जब आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन कर लोगे तब आपको एक मैच्योर आरएनए देखने को मिलेगा, तब आपको एक मैच्योर आरएनए देखने को मिलेगा। एंड गाइज यहीं पर आपको समझना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, ये जो हमारा डीएनए एक्सप्रेस हो रहा है, अब इसकी डिमांड क्या है सेल को, यानी कि अगर सेल को डिमांड है आरएनए की, सेल को डिमांड है आरएनए की, तो ये आपका एक्सप्रेस होगा केवल और केवल आरएनए तक। अगर सेल को डिमांड है प्रोटीन की, यानी कि इस जीन का जो प्रोडक्ट होगा वो अगर प्रोटीन होया, तब ये आगे अपने आप को और भी ज़्यादा एक्सप्रेस करेगा। अब यहाँ पर देखो कुछ एमआरएनए ऐसे होते हैं जो कि फंक्शनली काम करते हैं एंड उसके बाद डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको काफ़ी सारे आरएनए बता रखे हैं, जैसा आपका siRNA होता है, जैसा आपका PVRNA होता है, ठीक है ना, जैसे कि आपका PVRNA होता है, इनके फंक्शन भी बता चुका हूँ आपको मैं। mRNA होता है। तो ये सेपरेटली क्या होते हैं, आरएनए फॉर्म में ही वर्क करते हैं, वर्क करने के बाद डिग्रेड हो जाते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट आपका mRNA भी हो सकता है, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद कुछ tRNA, आपके जो tRNA होते हैं वे भी बेसिकली tRNA फॉर्म में ही वर्क करते हैं। कुछ आपके rRNA होते हैं वे भी आपके जो है RNA की फॉर्म में ही वर्क करते हैं, यानी कि उनकी फर्दर जो है प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब मान लो सेल को डिमांड है किसी प्रोटीन की, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप बढ़ना है कि सेल को डिमांड है प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए जो आपका आरएनए है, जो मैसेज होता है वो होता है आपके mRNA के अंदर, वो होता है mRNA के अंदर, जो कि फॉर्म में होता है कोडोन फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, कोडोन के फॉर्म में आपका होता है, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब mRNA के बाद आपका एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, जिसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन प्रोसेस बोलेंगे। इस ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है कि आपको mRNA से पॉलीपेप्टाइड मिलती है। क्या मिलती है आपको, पॉलीपेप्टाइड मिलती है। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका गेट में पूछा जा चुका है। वहाँ पर प्रोटीन भी था एंड आपकी जो फंक्शनल प्रोटीन लिखा हुआ था एंड आपका जो है पॉलीपेप्टाइड लिखा हुआ था। तो बच्चे जो है जो आपकी फंक्शनल प्रोटीन है उस पर टिक लगा करके चले आए थे, तो इसलिए बच्चों का हो गया था गलत। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन से आपको क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड।
अब इस पॉलीपेप्टाइड में फर्दर एक और स्टेप होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जहाँ पर आपको एक्चुअल में फंक्शनल प्रोटीन मिलती है। यहाँ पर आपको एक्चुअल में क्या मिलेगा, एक्चुअल में आपको फंक्शनल प्रोटीन मिलेगी, फंक्शनल प्रोटीन मिलती है, ठीक है ना। यानी कि अब जीन का जो आपका प्रोडक्ट था वो प्रोटीन था एंड वो प्रोटीन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है ना, वो प्रोटीन तैयार बन करके तैयार हो चुका है। तो यानी कि जो जीन का प्रोडक्ट है वहाँ तक आने में जितने भी ये स्टेप लगे, इसी चीज़ को गाइज हम जीन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। सेल के अंदर इसी चीज़ को हम जीन एक्सप्रेशन के अंदर यानी कि जीन एक्सप्रेशन बोल देते हैं। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, इतनी बात याद रख ली, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये तो केस था आपका यूकैरियोटिक्स के अंदर। अब देखो प्रोकैरियोटिक्स के लिए आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है कि आपका डायरेक्ट डीएनए होता है। डीएनए का डुप्लीकेशन आपको पता है क्या कहलाएगा, रेप्लिकेशन कहलाएगा। एंड डीएनए के बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैच्योर आरएनए बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा, डायरेक्ट मैच्योर आरएनए बनेगा। एंड डायरेक्ट मैच्योर आरएनए के बाद आपका डायरेक्ट फंक्शनल प्रोटीन यहाँ पर बनती है, डायरेक्ट फंक्शनल प्रोटीन बनती है। कुछ माइनर मॉडिफिकेशन होता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, आपको ये बात याद रखनी है। आपका जो है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर कुछ माइनर जो है मॉडिफिकेशन होता है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको केवल और केवल इतना एक चार्ट याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक्स में किस प्रकार से आपका जो है परफॉर्म हो रहा है जीन का एक्सप्रेशन, ठीक है ना। ये आपका था प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, जबकि ये था आपका यूकैरियोटिक्स के अंदर। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पर एक और बात समझने की कोशिश करो। अब जितने भी हमने ये प्रोसेस पढ़े हैं, यहाँ पर थोड़ी सी एटीपी का कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। एटीपी का कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम एग्जैक्ट एटीपी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, थोड़ा सा बस बेसिक देखेंगे। देखो आपको मैंने पीछे बताया है कि आपके अगर ह्यूमन की बात करूं तो यहाँ पर 30K यानी कि आपके 30,000 जीन जो है पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमारी सेल के अंदर पर सेकंड केवल और केवल 100 प्रोटीन ही बन पाती है, पर सेकंड 100 प्रोटीन ही आपकी बन पाती है, ठीक है ना, प्रोटीन ही बन पाती है। इतनी बात, इस पॉइंट को अभी आप अपने माइंड में रख लेना। तो अब देखते हैं हम एटीपी यानी कि एटीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो भाई साहब, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डीएनए की, डीएनए के रेप्लिकेशन की, ठीक है ना, यानी कि मैं अगर बात करूँ रेप्लिकेशन की, एंड इसी के साथ साथ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो आप सभी को पता है कि चाहे आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी यूटीपी की, टीटीपी की, ठीक है ना, टीटीपी की, एटीपी एंड सीटीपी एंड आपका जीटीपी, ठीक है ना। इन चीज़ की यानी कि इन ट्राइन्यूक्लियोटाइड की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना, आपको जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कुछ याद कर लो, ठीक है ना, कुछ याद कर लो, नहीं भी आ रहा तो भी कोई बात नहीं। यानी कि जब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो यहाँ पर 2 पीआई आपका जो है बाहर निकलते हैं, ठीक है ना, 2 पीआई बाहर निकलते हैं। एंड ये जो 2 पीआई होता है, चाहे आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस हो चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो, दोनों में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, ठीक है ना, दोनों में न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, याद रख लेना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा, चाहे आपका रेप्लिकेशन हो या फिर ट्रांसक्रिप्शन हो, तो यहाँ पर 2 पीआई बाहर निकलेंगे। कौन कौन से मैंने आपको बता रखा है, बीटा एंड गामा जो पीआई होते हैं वे आपके बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 पीआई का मतलब है 2 एटीपी, 2 पीआई का मतलब है 2 एटीपी। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर डीएनए में केवल एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है उसके लिए 2 एटीपी,
ट्रांसक्रिप्शन में एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ है उसके लिए भी आपको 2 ATP खर्च करनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि आपके सेल को इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या होता है, अब प्रोसेस आता है आपका ट्रांसलेशन का, प्रोसेस आता है ट्रांसलेशन का। ट्रांसलेशन में एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, अमाइनो एसिड एक्टिवेशन। अमाइनो एसिड एक्टिवेशन जब पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई साहब आपकी 2 ATP जो है अमाइनो एसिड एक्टिवेशन में लग जाती है, यानी कि 2 ATP आपकी अमाइनो एसिड एक्टिवेशन में लग जाती है। फिर इसके बाद मैंने बताया था कि आपका फैक्टर 2, इनिशिएशन फैक्टर 2 जो होता है वो अमाइनो एसिड tRNA को लेकर के आता है एंड उसके लिए आपको 2 GTP की रिक्वायरमेंट पड़ती है एंड ये जो 2 GTP होती है वो इक्वल होती है 2 ATP की। कितने की? 2 ATP के इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट अगर हम ऑन एन एवरेज लेकर के चलें, ठीक है ना, ऑन एन एवरेज लेकर के चलें तो यहाँ पर आपको जो है एक न्यूक्लियोटाइड के लिए, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के केवल एक पॉलीपेप्टाइड के लिए 8 ATP की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ये हमने ऊपर का हिसाब देखा है, ठीक है ना, 8 ATP की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया कि आपके सेल के अंदर एक बार में, यानी कि 1 सेकंड में 100 प्रोटीन ही बनती है, ठीक है ना। बट आपके जो सेल है, सेल के अंदर कितने जीन है? 30 के जीन है। तो अब देखो, अगर क्या हो कि सेल के अंदर ये 30 के 30 जीन एक साथ एक्सप्रेस हो जाए, ये 30 के 30 जीन एक साथ एक्सप्रेस हो जाए, यानी कि फिर इसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? फिर इसको रिक्वायरमेंट होगी आपकी एक बहुत बड़ी ATP के विशाल भंडार की, ठीक है ना। यानी कि ये आपको बहुत ज़्यादा ATP यूज करने वाला है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम सेल को इतनी ATP कहाँ से दें। तो सेल क्या काम करता है? सेल केवल और केवल उन जीन को ही एक्सप्रेस करता है जिसकी उसे ज़रूरत होती है। सेल केवल और केवल उन जीन को ही एक्सप्रेस करता है जिनकी उसको ज़रूरत होती है। बाकी सारे के सारे जीन, जितने बाकी के जीन बच गए हैं, अब उसको ज़रूरत होती है इनको रेगुलेट करने की, इनको उसको ज़रूरत होती है इन जीन को रेगुलेट करने की, ठीक है ना। जो आपके जो है फालतू के जीन हैं, यानी कि फालतू का जीन तो खैर नहीं होता, लेकिन आपके जो है 30 के जीन होते हैं, इन 30 के जीन को रेगुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि जो रेगुलेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन होता है, वो किस किस लोकेशन पर हो सकता है। तो आपका जो है क्वेश्चन बनता है कि जो जीन रेगुलेशन है वो किस किस लोकेशन पर हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, देखने की कोशिश करना कि आपका जो रेगुलेशन है वो हम ट्रांसक्रिप्शन पे भी कर सकते हैं, रेगुलेशन हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पे भी कर सकते हैं, रेगुलेशन हम ट्रांसलेशन पर भी कर सकते हैं, एंड जो रेगुलेशन है वो हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पर भी कर सकते हैं। यानी कि इन सारे प्लेस पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब मेरा आपसे एक और सवाल है, अब आप बताओ कि हम कौन सी लोकेशन पे अगर मॉडिफिकेशन करें, यानी कि वो कौन सी लोकेशन ऐसी है जिस पे हम मॉडिफिकेशन करेंगे तो हमारी एनर्जी, मोस्टली एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, मोस्टली एनर्जी बच जाएगी, ठीक है ना, मोस्टली एनर्जी हमारी बच जाएगी। तो आप सभी अब अपना दिमाग दौड़ाओगे एंड आप सभी कहोगे कि सर हमको इसको यहीं पर ही स्टॉप कर देना चाहिए, यानी कि जो फालतू के जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं उनको हमको इस ट्रांसक्रिप्शन पे ही रोक देना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन से ही रोक लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कहूँगा आपकी सोच बिल्कुल सही है। जो 90% रेगुलेशन होता है सेल के अंदर, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को ही नहीं होने दिया जाता है, जिससे सेल की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी बच जाती है, वो सेल की एनर्जी बच जाती है। फिर इसके बाद आपका याद रख लेना, जो रेगुलेशन होता है वो आपका इन लोकेशन पर भी होता है। तो ये कोई आपका रूल नहीं है कि रेगुलेशन आपका केवल और केवल ट्रांसक्रिप्शन आपका स्टेप पे ही हो। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको पता चला कि रेगुलेशन की डिमांड, यानी कि इनको जीन, जो आपका जीन एक्सप्रेस हो रहा है, इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी।
एक ज़रूरत थी हमारी कि एनर्जी ना लगे, ठीक है ना, एनर्जी ना लगे। अब दूसरी अगर मैं यहीं पर आपको ज़रूरत बताऊं कि भाई साहब यहाँ पर देखो अगर इस जीन का एक्सप्रेशन हो जाए तो एक प्रोटीन बनाने के लिए पूरी की पूरी मशीनरी चाहिए। एक आपको प्रोटीन बनाने के लिए पूरी की पूरी मशीन चाहिए, उसमें आपका राइबोसोम्स, टीआरएनए, काफ़ी सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, एमआरएनए आएगा, यानी कि एक आपकी मशीनरी चाहिए पूरी की पूरी, ठीक है ना। अब क्या होता है, सेल का जो एरिया होता है वो फिक्स है। अब यहाँ पर अगर आपके जो है सारे के सारे जीन एक साथ बनने स्टार्ट हो गए तो इस सेल के अंदर जगह ही नहीं बचेगी, यानी कि स्पेस, यानी कि एक तो होता है आपकी एनर्जी, दूसरा होता है स्पेस को बचाने के लिए, ठीक है ना, स्पेस को बचाने के लिए कि आपका जो है जो सेल के अंदर अदर फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनका भी जो है इन्वॉल्वमेंट, मतलब बेबी आपके फंक्शनली होते रहे, इसलिए आपका जो है जीन एक्सप्रेशन को रोका जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो देखो अब आपने देखा होगा एक स्पेसिफिकली मैं ये बना रहा हूँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये क्या बना रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए आपका मैं बना करके तैयार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि स्पेसिफिकली एक आपकी लोकेशन होती है जिसको हम जीन बोल देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको हम जीन बोलते हैं। अब इस जीन में देखो अगर मैं बात करूँ बैक्टीरिया एंड आपके जो है बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक्स जो होता है उनमें थोड़ा अलग अलग हिसाब होता है, क्योंकि उसमें मोनोसिस्टोनिक एंड पॉलीसिस्टोनिक का हिसाब आ जाता है। मोनोसिस्टोनिक क्या होता है, पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ दोबारा, जो पॉलीसिस्टोनिक होता है, पॉलीसिस्टोनिक में क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे जीन एक साथ आकर के या फिर काफ़ी सारे मैसेज एक साथ आकर के आपका जो है वो ट्रांसक्राइब होते हैं, यानी कि आपका एक से ज़्यादा जीन, ठीक है ना, मोर देन वन जीन का आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन एक साथ होता है, तो उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक, जो कि आपका होता है बैक्टीरिया के अंदर, जो कि आपका कहाँ पर होता है, बैक्टीरिया के अंदर होता है। जबकि जो आपका मोनोसिस्टोनिक होता है, मोनोसिस्टोनिक में केवल और केवल एक बार में एक जीन ही ट्रांसक्राइब्ड होगा, यानी कि एक जीन का ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, जो कि आपका होता है यूकैरियोट्स के अंदर, जो कि आपका होता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो आई होप अब आपको पॉलीसिस्टोनिक एंड आपको मोनोसिस्टोनिक का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बैक्टीरिया का केस लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे आपको भी पता है कि यहाँ पर पॉलीसिस्टोनिक का केस पाया जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पर एक साथ आपके जो है वो एक से ज़्यादा जीन आपके जो है वो ट्रांसक्राइब हो सकते हैं। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। वे जीन आपके 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आपके 2-3 जीन ही पाए जाएंगे, वे आपके 20 भी हो सकते हैं, आपको इतनी बात याद रखनी है। तो यहाँ पर मान लो आपके 3 जीन ट्रांसक्राइब हो रहे हैं, जिसको हम नाम दे देंगे ZYA, आपकी सोच के लिए कि भाई यहाँ पे ABCD भी रख सकता था, लेकिन आपको कुछ समझ में आ जाए आगे, मैं इसलिए ZYA रख रहा हूँ, जया, ठीक है ना, आप इसका कोड याद रख सकते हो, जया। तो ये एक आपका जीन है, ये आपका एक जीन है डीएनए के अंदर, जिसको जो है ट्रांसक्राइब होने वाला है। अगर ये ट्रांसक्राइब होगा तब ये आपका आगे mRNA बनाएगा, ठीक है ना, आगे mRNA बनाएगा। लेकिन देखो अब ये जीन है, जीन ऐसे ही नहीं आपका ट्रांसक्राइब हो जाता, इसको भी एक मशीनरी चाहिए होती है, इसको भी एक मशीनरी चाहिए होती है। अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक्स के अंदर, तो देखो भाई साहब मैंने आपको बताया था कि आपका जो है एक प्रमोटर रीजन होता है, क्या होता है, एक प्रमोटर रीजन होता है, जहां पर स्पेसिफिकली आपका आकर के बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज। क्या आकर के बाइंड होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज आकर के आपका बाइंड होता है, और वो आरएनए पॉलीमरेज ही क्या काम करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ही आपका जो है इस जीन को फर्दर इसका इनिशिएशन इलोंगेशन करवाएगा, यानी कि इसको ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा इसका, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि एक और रीजन पाया जाता है जिसको बोलते हैं हम जिसको बोलते हैं हम ऑपरेटर। क्या बोलेंगे उसको, तो उसको बोलेंगे हम ऑपरेटर, जो कि आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पर, जो कि प्रेजेंट होता है यहाँ पर, यानी कि ये आपका प्रमोटर के साथ भी आपका जो है आपका लगा हुआ रहता है अटैच।
तो अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो प्रमोटर यहाँ पर क्या है, प्रमोटर की ये 5 लोकेशन है, ये 3 लोकेशन है। प्रमोटर की 5 लोकेशन है एंड 3 लोकेशन है। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो ये ऑपरेटर है आपका, इस ऑपरेटर को प्रमोटर के साथ अटैच किया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा पार्ट इसमें मिक्स किया हुआ है, ये इतना पार्ट मिक्स होया रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका ऑपरेटर होता है वो प्रमोटर के साथ आपका जो है वो लगा हुआ होता है डीएनए के ऊपर। एंड ये प्रमोटर जो होता है एक्चुअल में, ये प्रमोटर अगर इस पर कोई भी इंड्यूसर आ गया, इस पर कोई भी इंड्यूसर आ गया, तब ये जो जीन का एक्सप्रेशन है इसको एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है ना। हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेटर क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, सारी चीज़ देखने वाले हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपकी समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो, अब जो है इस, याद रख लेना, ये जो जीन है, इस जीन के लिए ये इसका प्रमोटर है, ये इस जीन के लिए ये इसका प्रमोटर है, ठीक है ना, एंड ये इसका ऑपरेटर है। तो अब यहीं पर इस PO यानी प्रमोटर, ऑपरेटर एंड इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन। तो एक्चुअल में जो जीन होता है, जीन तो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही होता है, लेकिन इसकी जो प्लस साइड होती है, प्लस साइड इसकी ये होती है 1, यानी कि केवल और केवल ये स्ट्रक्चरल जीन ही आपका जो है आगे चल करके क्या होगा, ट्रांसक्राइब होगा एंड यही आपका mRNA बनाएगा, यही आपका mRNA बनाने वाला है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, ये एक जीन था जो कि आपका ट्रांसक्राइब होता नॉर्मली, ठीक है ना, ट्रांसक्राइब होता, लेकिन ये वैसे ही ट्रांसक्राइब नहीं हो जाता भाई, वैसे ही ट्रांसक्राइब नहीं हो जाता है। इसको रेगुलेट करने के लिए एक दूसरा जीन आता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन, ठीक है ना, जिसको क्या बोलेंगे, रेगुलेटरी जीन बोलेंगे। एंड इस रेगुलेटरी जीन का अपना एक प्रमोटर होता है, अपना एक प्रमोटर होता है। एंड ये जो रेगुलेटरी जीन होता है, इसका जो mRNA, जो इसका प्रोडक्ट होता है, जो इसका प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट आपका प्रोटीन भी हो सकता है एंड आपका जो है mRNA भी होता है। मोस्टली जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। एंड ये प्रोटीन आपका काम करती है एक्टिवेटर की तरह भी, ये काम करेगी एक्टिवेटर की तरह भी, एंड ये काम करेगी रिप्रेसर की तरह भी, ये काम करेगी रिप्रेसर की तरह भी। यानी कि जब ये जो आपकी रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसका जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर अगर आपका बाइंड कर जाए ऑपरेटर से, अगर बाइंड कर जाए ऑपरेटर से, तब आपका जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाला, तब आपका जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने वाला। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो एक्चुअल में यही सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए अब थोड़ा सा 1 बाय 1 हम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। ये थोड़ा सा एडवांस हो गया था, इस एडवांस को मैं आगे के लेक्चर में बताने वाला हूँ, बट उससे पहले आपको गाइज कुछ टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, इसलिए मैंने उस पोर्शन को स्टॉप कर दिया। अब मैं आपको थोड़ा ये वाला जो पोर्शन है आगे बताऊँगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपका आता है जीन, कि आपको जीन का पता होना चाहिए, जीन क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, जीन इज एनी डीएनए सीक्वेंस, जीन कोई भी डीएनए सीक्वेंस हो सकता है, दैट इज ट्रांसक्राइब इनटू एन आरएनए, जो कि आपका आरएनए में ट्रांसक्राइब होता हो। डीएनए जीन का कोई सा भी पार्ट हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक ही है कि भाई साहब वो ट्रांसक्राइब्ड होना चाहिए, बस, ठीक है ना, उसको हम जीन बोलेंगे। ऐसे नहीं कि डीएनए का कोई सा पोर्शन है वो ट्रांसक्राइब नहीं कर पा रहा तो उसको हम जीन बोलेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है ना। एक्चुअल में इस जीन के पास इंफॉर्मेशन होती है जो आगे जो है शेयरिंग के लिए जाती है, जो आगे शेयरिंग के लिए जाती है। तो आपको इतनी बात याद होनी चाहिए। जीन इंक्लूड डीएनए सीक्वेंस दैट एनकोडेड प्रोटीन, जो जीन होता है वो आगे चल करके प्रोटीन भी बना सकता है, एंड एज वेल एज सीक्वेंस दैट एनकोडेड आरएनए भी बना सकता है, टीआरएनए भी बना सकता है, एसएनआरएनए भी बना सकता है, एंड आपके अदर टाइप्स के आरएनए भी बन सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात। अब इसके बाद देखो, ह्यूमन सेल हैव एवरेज 30 के जीन ओनली, इतनी बात भी मैंने आपको बता दी थी, ठीक है ना। तो चलिए अब आपको जीन के बारे में पता चला। अब कुछ स्पेसिफिकली ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आई थिंक मैं आपको समझा चुका हूँ, अगर नहीं समझाई तो वैसे तो देखो ये लेक्चर एक्चुअली मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर क्योंकि पहले लेक्चर में आपका वॉल्यूम का साइन जो था, जो वॉल्यूम था वो वॉल्यूम गायब था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो आपका जीन एक्सप्रेशन होता है प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है एंड यूकैरियोटिक्स में किस प्रकार से होता है। प्रोकैरियोटिक्स में जो भी आपका जीन एक्सप्रेशन हो रहा है वो केवल और केवल एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है, वो केवल और केवल एक ही कंपार्टमेंट में हो रहा है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है ना। जबकि अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक्स की, तो यूकैरियोटिक्स के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका रेप्लिकेशन होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है, एंड न्यूक्लियस के अंदर भी आपकी आरएनए की प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है। तो तीनों के तीनों स्टेप आपके कहाँ पर परफॉर्म होते हैं, ये तीनों के तीनों स्टेप आपके परफॉर्म होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। आईसीएमआर में इसी बार ही आपका ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि आपकी आरएनए प्रोसेसिंग जो होती है, यानी कि जब आपका आरएनए के ऊपर, वहाँ पर पूछा था कि आपका आरएनए के ऊपर जो कैप होता है वो साइटोप्लाज्म में जा आकर के अटैच होता है या फिर आपका न्यूक्लियस में ही आकर के अटैच हो जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए काफ़ी सारे बच्चों ने आईसीएमआर के उस क्वेश्चन को गलत किया है। बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर चाहे आपका पॉलीएडिनाइलेशन हो, ठीक ना, 3 प्राइम एंड पे पॉलीएडिनाइलेशन हो, कैपिंग हो, 7 मिथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, या फिर आपका स्प्लाइसिंग वगैरह हो, वो सारी की सारी परफॉर्म कहाँ पर हो रही है, न्यूक्लियस के अंदर ही परफॉर्म हो रही है। इसके बाद ये सेल के बाहर आएगा, तब जाकर के आपकी ट्रांसलेशन परफॉर्म होगी, ठीक है ना, ट्रांसलेशन परफॉर्म होगी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये था आपका जीन एक्सप्रेशन, वो भी किस किस में, तो ये था आपका जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स के अंदर, ठीक है ना। एक जीन अपने आप को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर रहा है, किस प्रकार से एक जीन से प्रोडक्ट बनना है। अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि जीन एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जीन किस प्रकार से एक प्रोडक्ट को बना रहा है, जीन किस प्रकार से एक प्रोडक्ट को बना रहा है, उसको हम बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। वो प्रोडक्ट आपका आरएनए भी हो सकता है एंड वो प्रोडक्ट आपका प्रोटीन भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इतनी बात याद आपको होनी चाहिए। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होता है कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, तो आइए कुछ और इसके फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ और फैक्ट्स जान लेते हैं। जीन एक्सप्रेशन रेफर टू ए मल्टीपल स्टेप प्रोसेस दैट अल्टीमेटली लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जीन प्रोडक्ट आइदर आरएनए और प्रोटीन। यानी कि जीन एक्सप्रेशन जो होता है वो एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है, जिसमें हमने ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो जीन का प्रोडक्ट होता है, चाहे तो वो आपका आरएनए हो चाहे वो आपका प्रोटीन हो, तो इसी चीज़ को हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। आई होप जीन एक्सप्रेशन अब आपको पता चला होगा। अब क्या होता है कि मोर जीन आर नॉट एक्सप्रेस ऑल द टाइम, यानी कि जो आपके बहुत सारे, यानी कि मोर देन, मतलब आपके अधिकतर जीन क्या होते हैं कि आपके सेल के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी कॉस्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि आपकी जो है हाई एनर्जी कॉस्ट आपकी लगने वाली है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। मैंने आपको बता भी चुका हूँ, ठीक है ना, किस प्रकार से, ये बात मैं आपको समझा चुका हूँ। सो ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ जीन, इसलिए कुछ ही जीन आपके ऑलमोस्ट 100 जीन पर सेकंड इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। जबकि अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक्स के अंदर, जबकि अगर मैं बात करूँ यूकैरियोटिक्स के अंदर, तो 5 से लेकर के 10 जीन तक पर सेकंड बनते हैं, ठीक है ना। 5 से लेकर के 10 जीन एक्सप्रेशन, यानी कि इतनी प्रोटीन पर सेकंड बनती है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। सो ओनली फ्रैक्शन ऑफ जीन आर एक्सप्रेस एट एनी गिवन टाइम, यानी कि एक समय पे आपके कुछ जीन ही एक्सप्रेस हो सकते हैं, यानी कि होते हैं। This selective gene expression enables a cell to make optimum use of available energy। यानी कि ये जो आपकी जो सेलेक्टिव जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, एक्चुअल में यही इनेबल करते हैं एक सेल को कि किस प्रकार से वो अपनी जो एनर्जी है उसको कंजर्व कर सके, यानी कि अपनी एनर्जी को अपने अनुसार यूज कर सके,
ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात। अब देखो आगे चलो, ऑफ सम जीन प्रोडक्ट चेंज, यानी कि कुछ आपके जो है सेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ जीन, कुछ जीन ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन को हम लो एंड हाई कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जिस भी प्रकार से हमें जो है वो रिक्वायरमेंट होती है उसी प्रकार से। दिस रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ जीन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो यही तो आपका जीन एक्सप्रेशन है, जहाँ पर हम कंट्रोल कर रहे हैं कि जीन एक्सप्रेशन को, कि कब आपका प्रोटीन का सिंथेसिस होना चाहिए, कब आपका आरएनए का सिंथेसिस होना चाहिए, किस प्रकार से करते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो दिस जीन कैन बी रेगुलेटेड एट ए नंबर ऑफ पॉइंट अलोंग द पाथवे ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम द डीएनए टू प्रोटीन, यानी कि जो आपका फ्लो होता है डीएनए से प्रोटीन का, यही स्टेप आपके जीन रेगुलेशन के होते हैं, ठीक है ना। यहीं पर हम अपना जीन रेगुलेशन कर सकते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई आपके, बहुत ही सही है, ठीक है ना, बहुत ही सही है। अब देख लेते हैं, देखो ये स्टेप होता है कि हम रेगुलेशन कहाँ कहाँ करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पे रेगुलेशन करते हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन पे रेगुलेशन करते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस पे, पोस्ट ट्रांसलेशन आपके जो है मॉडिफिकेशन पर हम रेगुलेशन करते हैं। तो इन लोकेशन पर हम रेगुलेशन परफॉर्म करते हैं। इनके अलावा भी कुछ माइनर, याद रख लेना, कुछ माइनर पाथवे होते हैं जहाँ पर आपका जो है रेगुलेशन किया जाता है, ठीक है ना, जहाँ पर आपका रेगुलेशन किया जाता है। बट हमको एनर्जी बचानी है, तो मोस्ट ऑफ रेगुलेशन यानी कि ऑलमोस्ट 90% रेगुलेशन हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ही कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 90% जो रेगुलेशन है वो हम रेगुलेशन कहाँ पर कर लेते हैं, तो वो हम आपका वो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में ही कर लेते हैं। आगे इतनी बात समझ में। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड अब देख लेते हैं कुछ और आपके जीन, ठीक है ना, कुछ जीन एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका हाउस कीपिंग जीन। जैसे कि हाउस कीपिंग, नाम ही बता रहा है इसका, हाउस कीपिंग। आपके घर में देखो भाई साहब, कोई एक ऐसा जना होगा जो क्या काम करता होगा, जो आपके जो घर है, मान लो ये एक सेल है, इसको मैं घर बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ जीन ऐसे होते हैं जो 24 आवर जो है एक्सप्रेस होते रहते हैं, ताकि जो ये सेल है इसकी जो आपकी जो है मेंटेनिटी है वो बनी रहे, ठीक है ना, यानी कि ये सेल जो है फंक्शनली वर्क करता रहे। तो ऐसे जीन जो कि 24 घंटे आपके एक्सप्रेस होते रहते हैं, ऐसे जीन को हम हाउस कीपिंग जीन बोल देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, आपको पता है आपके शरीर को एटीपी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। आप सो रहे होते हो तब भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, आप कोई काम कर रहे होते हो तब भी एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये जो एटीपी होता है ये आपको कहाँ से मिलता है, तो इसके लिए आपको ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, टीसीए साइकिल, इसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल, ये सारी साइकिल आपके शरीर में, आपके सेल के अंदर परफॉर्म होती रहती है। आपको पता होगा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो 10 स्टेप प्रोसेस होता है, इसके बाद जो टीसीए होता है वो 8 स्टेप प्रोसेस होता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस, जहाँ पर आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो एक्चुअल में आपका 12 स्टेप जो है वो प्रोसेस होता है। तो हम जब मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब इसको हम देखेंगे आसानी से, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो मान लो मैं अगर यहाँ पर टीसीए साइकिल की बात करूँ, यहाँ पर टीसीए साइकिल की बात करूँ, तो यहाँ पर ये आपका ATCA, ठीक है ना, ये आपका A है। तो यहाँ पर 8 स्टेप प्रोसेस होता है एंड इन 8 स्टेप में आपके जो एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स की नीड आपके सेल को 24 घंटे रहती है। एंड ये जो आपके एंजाइम्स बने हुए होते हैं, मैंने आपको बताया था, ये आपके प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि ऐसे जीन जो कि आपके जो है सेल के अंदर 24 घंटे जो है एक्सप्रेस होते हैं, उनको हम हाउस कीपिंग जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। अभी देखो मैं ये चीज़ बाद में पढ़ूंगा, तो आपको कॉन्स्टिट्यूटिव का भी मतलब होता है कंटिन्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर हाउस कीपिंग एंड कॉन्स्टिट्यूटिव में एक बहुत बड़ा माइनर डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में भी क्या होगा कि यहाँ पर भी जो जीन जो है 24 घंटे ही बनते रहेंगे,
जीन जो है वे 24 घंटे ही बनते रहेंगे। लेकिन हाउसकीपिंग जीन में क्या होता है, अब आप यहाँ पर हाउसकीपिंग जीन में थोड़ा सा समझो कि जो जीन है जीन की क्वांटिटी जो होती है, जीन की जो क्वांटिटी होती है वो इसमें चेंज होती रहती है, जैसे कि अगर मैं आपके अंदर बात करूं कि जब आप भाग दौड़ करोगे, आप कहीं पर काम करोगे, जंगल में काम करोगे, किसी मतलब जो रनिंग वगैरह होती है वहाँ पर काम करोगे, तो आपके सेल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। और अगर आप जो है यानी कि सो रहे हो तब आपको कम एनर्जी का यूज करना पड़ता है। यानी कि आप जो है हाउसकीपिंग जीन एक्सप्रेशन में जो जीन का एक्सप्रेशन है उसको लो एंड मतलब कम और ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं होता। जो जीन एक्सप्रेशन अगर दो जीन एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो वे एक साथ ही एक्सप्रेस होते रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूटिव है। तो देखो यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करो कि जो आपका हाउसकीपिंग जीन होता है कि हुच प्रोडक्ट आर रिक्वायर एट ऑल टाइम, जिस जीन के प्रोडक्ट की ज़रूरत आपको जो है आपके सेल को हमेशा पड़ती है उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग जीन। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम्स ऑफ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे, जो आपके सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे होता है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, टीए साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ठीक है ना, ये हम मेटाबॉलिज्म में पढ़ेंगे। तो उनके जीन की रिक्वायरमेंट हमारे सेल को पड़ती ही है। तो दी जीन आर एक्सप्रेस एट ए मोर, ये जीन आपके जो है कभी ज़्यादा तो कभी कम लेकिन कांस्टेंट लेवल से आपके जो है बनते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इनका बनना बंद हो जाएगा। एक बेसल लेवल होता है, इस बेसल लेवल के रिगार्ड ही वे जीन जो है बनते रहेंगे। ऐसा होगा बस कि जब कभी आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो ये जीन ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा एक्सप्रेस होंगे, जब आप सो रहे हो तो ये जीन कम एक्सप्रेस होंगे। लेकिन अगर वहीं पर बात करूं मैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में, तो ये आपके बन तो कंटिन्यू रहे हैं लेकिन अनकंडीशनली है भाई, कंडीशनल नहीं है कि कब ज़्यादा बनने हैं कब कम बनने हैं। इनके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, यानी कि इनवेरिएबल है भाई, इनवेरिएबल एक्सप्रेशन होगा इनका। ऑफ जीन इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ में आ गई। आई होप अब आपको पता चला होगा कि हाउसकीपिंग जीन एंड कॉन्स्टिट्यूटिव जीन में क्या अंतर होता है। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात। तो देखो अब ये जो हाउसकीपिंग जीन है यहाँ पर एक प्रकार से आपको रेगुलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि जीन का रेगुलेशन देखने को मिल रहा है कि कब आपके ज़्यादा होने चाहिए जीन एक्सप्रेशन, कब आपके लो होने चाहिए। तो इस रेगुलेशन को करने के लिए भी एक आपको जीन रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जीन एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। यानी कि एक्चुअल में कब आपके शरीर में जीन एक्सप्रेशन ज़्यादा हो कब कम हो, इनको रेगुलेट करने के लिए भी एक जीन होते हैं जो एक्चुअल में कहलाते हैं रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। यानी कि एट ए सेलुलर लेवल मैनी जीन प्रोडक्ट आर राइज एंड फॉल इन रेस्पॉन्स टू मोलिकुलर सिग्नल, दिस इज रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन। यानी कि ये रेगुलेटेड जीन जो होते हैं ये आपके सेल के अंदर कभी जो है एक्सप्रेशन को बढ़ा देंगे कभी कम कर देंगे अकॉर्डिंग योर, यानी कि जो आपकी ज़रूरत है जो आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग ये कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब रेगुलेटेड जीन का मतलब भी समझ में यहाँ पर आया होगा। इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर दो जीन स्पेस, वो जीन एक्सप्रेशन था जो हमने पीछे पढ़ा, ये जीन एक्सप्रेशन था। अब हम बात करेंगे जीन की। अब हम बात किसकी करेंगे? जीन की। तो पहला होता है आपका स्ट्रक्चरल जीन, दूसरा होता है रेगुलेटरी जीन। एक्चुअल में स्ट्रक्चरल जीन ही आपका जो है ट्रांसक्राइब होता है, यानी कि इसी का आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है। एंड ये जो रेगुलेटरी जीन है इस ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करने का काम करता है। मान लो ये कोई आपका डीएनए है, ये कोई आपका डीएनए है। अब इस पे जो है इतना पोर्शन ये जो है ये ट्रांसक्राइब होने वाला है, यानी कि इसको बोलेंगे हम स्ट्रक्चरल जीन। जबकि इसको रेगुलेट करने के लिए एक अलग से जीन होता है जिसको हम बोलते हैं रेगुलेटर, यानी कि रेगुलेटरी जीन। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो अब इसको पढ़ लो नॉर्मल सा कि स्ट्रक्चरल जीन एंड कोडेड प्रोटीन। स्ट्रक्चरल जीन वे होते हैं जो कोड करते हैं किसी प्रोटीन को दैट
आर यूज इन मेटाबॉलिज्म और बायोसिंथेसिस और दैट प्ले ए स्ट्रक्चर रोल इन द सेल। यानी कि इनके थ्रू ही मेटाबॉलिज्म और बायोसिंथेसिस परफॉर्म होती है। एक्चुअल में ये ही ट्रांसक्रिप्शन के लिए जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद देख लो रेगुलेटरी जीन के लिए। अब इस स्ट्रक्चरल जीन जो होता है, याद रख लेना, इसके पास अपना एक अलग से प्रमोटर होता है, अपना एक अलग से प्रमोटर होता है। इसके बाद बात करते हैं रेगुलेटरी जीन की। तो रेगुलेटरी जीन क्या होता है कि रेगुलेटरी जीन आर जीन हुज प्रोडक्ट जिसके प्रोडक्ट आइदर आरएनए और प्रोटीन, जिसके प्रोडक्ट आपके आरएनए या फिर प्रोटीन भी हो सकता है। 90% ऑलमोस्ट 95% जो प्रोडक्ट मिलता है आपको वो प्रोटीन ही मिलता है। एंड ये प्रोटीन जो होता है एक्टिवेटर भी हो सकता है एंड आपका रिप्रेसर भी हो सकता है, ठीक है ना। इंटरेक्ट विद द अदर डीएनए सेक्यून्स, और ये आपके अदर डीएनए सेक्यून्स से जाकर के इंटरेक्ट करते हैं। दैट अफेक्टेड द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांजिशन ऑफ दो सेक्यून्स, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को आपका जो है अफेक्ट करते हैं जा करके। यानी कि वो जीन से जुड़ेंगे, जीन से जुड़ने के बाद आपका जो है उसको वे एक्टिवेट भी करवा सकते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन भी करवा सकते हैं एंड आपका वो इनहिबिशन भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इन मैनी केस द प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन आर डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू द रेगुलेटरी एलिमेंट। ये रेगुलेटरी एलिमेंट क्या होता है वो देखने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है ना। वैसे तो हालांकि आगे बताऊंगा कि मान लो ये आपका जो है एक स्ट्रक्चरल जीन है, ये आपका एक स्ट्रक्चरल जीन है। अब आपको पता है स्ट्रक्चरल जीन के पास अगर मैं बनाना चाहूँ ZYA ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है। एंड इसके साथ साथ में आपने देखा कि एक ऑपरेटर होता है, एक प्रमोटर होता है। तो ये ऑपरेटर प्रमोटर एक्चुअल में आपका जो है ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते, ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते, लेकिन ये फिर भी फंक्शनल परफॉर्म करते हैं। तो यही आपके एक्चुअल में रेगुलेटरी एलिमेंट कहलाते हैं, यही आपके रेगुलेटरी एलिमेंट कहलाते हैं। यानी कि जो प्रमोटर एंड ऑपरेटर हैं वही आपके रेगुलेटरी एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, वरी करने की बात नहीं है, दूसरा लेक्चर भी इसका आएगा जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, बेसिकली आपसे ही सवाल जवाब होंगे, ठीक है ना, आपसे ही सवाल जवाब होंगे। इसमें बस केवल हम कुछ जीन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो रिकॉग्नाइजेशन दैट बाइंड टू द रेगुलेटरी एलिमेंट, ठीक है ना। ये आपका जो है, जो आपके यहाँ पर अगर मैं आर जीन बनाऊँ तो आर जीन का जो भी प्रोडक्ट रहेगा, एक्टिवेटर हो या फिर आपका रिप्रेसर हो, ये आपका जो है जा कर के बाइंड कर सकता है या तो प्रमोटर से या ऑपरेटर से। कौन आपका ऑपरेटर से बाइंड करता है, कौन रिप्रेसर से बाइंड करता है, आगे की क्लास में देखेंगे, ठीक है ना, आगे क्लास में देखने वाले हैं। इसके बाद देखो द बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट रेगुलेटरी जीन टू कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ मैनी देयर स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक्स के पास में जो है रेगुलेटरी जीन पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो जीन एक्सप्रेशन, जिनका जीन का एक्सप्रेशन होना होता है उनको कंट्रोल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो एक प्रकार से कंट्रोल जीन भी कहलाते हैं, इनका दूसरा नाम कंट्रोल जीन भी होता है। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो देखो वैसे मैं इस क्लास को यहीं पर आपकी जो है बंद करता हूं क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो गई है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।